एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 5। तो कैसे हैं, और पीछे वाले लेक्चर जो आपने देखे होंगे शायद आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमने जो है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट कर करके हमने यहां तक पहुंचे, मतलब सभी टॉपिक्स यहां तक तभी आए हमारे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि अभी सिर्फ समझ लो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली में होता है क्या है। प्लांक्स की थ्योरी बताऊंगा, इसके बाद वो भी साथ साथ समझ लेंगे हम। फिर इन दोनों को रिलेट कर दूंगा मैं जब हम बोर का मॉडल पढ़ेंगे एटम के लिए। समझ में आ गया? क्योंकि इससे पीछे जो लास्ट टॉपिक अपना रहा उसमें अपन ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी। रदरफोर्ड्स के कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे कि एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था कि भाई एक एटम होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा कुछ इस तरीके से। मान लो एक एटम होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व करेगा तो ये घूमता घूमता अपनी एनर्जी लॉस करेगा। यानी कि पहले इस चक्कर पे घूम रहा था ऐसे, तो फिर ये एनर्जी लॉस कर देगा तो कुछ इनसाइड हो जाएगा इसके, और धीरे धीरे करके एनर्जी लॉस करता जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो एटम क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, जो कि मैक्सवेल की थ्योरी के अंदर हमने जाना भी था। लेकिन एटम होता है भाई स्टेबल। तो क्यों स्टेबल होता है वो बात हम यहां पर समझने वाले हैं। तो क्लियरली आपको यहां पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी दे देता हूं मैं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यहां पे, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो जिस पोजीशन या जिस जगह पे वो घूम रहा होता है वहां की एनर्जी फिक्स होती है। मेरी बात को थोड़ा सा लाइटली मत लो, थोड़ा सा दिमाग से सोचो, बहुत हल्की बात है ये, ठीक है? अच्छा, कुछ भी बोल गया क्या मैं? जो फिक्स एनर्जी होती है वो इस जगह की है। मान लो इस जगह पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, आपका ये वाली जो जगह है यहां पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है ना वो फिक्स होती है, ठीक है? यानी कि इससे थोड़ी सी कम एनर्जी अगर होती है तो वो इससे नीचे वाली पोजीशन इस जगह की होती है, जिसे हम बोर के अकॉर्डिंग बोलेंगे ऑर्बिट्स। इससे और नजदीक जाओगे तो ये और कम एनर्जी होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा होता है, फिक्स एनर्जी वाली पोजीशन में घूम रहा होता है। ये बात कंफर्म हो जाती थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, प्लांक्स की थ्योरी से भी कंफर्म हो जाती थी, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे, वो सारी बातें क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि जो भी रेडिएशन एमिट होता है ना, मेरे को एक बात पता कैसे चल रही है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा है, फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा है। क्योंकि जब भी ये यहां से यहां जंप करके आता है तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी यहां से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किस फॉर्म में रिलीज होती है? रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। और यहां जब रहता है तो वो ना एनर्जी रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है। यानी कि जिस ओरिजिनल स्टेट पे वो घूम रहा होता है यहां पर फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा होगा, यहां पर कोई रेडिएशन एमिट होता हुआ तुम्हें नहीं दिखेगा। कब दिखेगा ये रेडिएशन, यानी कि एनर्जी रिलीज होती हुई कब दिखेगी? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, तभी दिखेगी तुम्हें। समझ आ रहा है? इस चीज को रिलेट करते हैं यहां पर। सिंपली मैं बोलता हूं, ये कोई भी मैंने सॉलिड ले लिया, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब हीट करते हैं, मान लो इस सॉलिड सब्सटेंस को मैंने हीट कर दिया, जैसे ये हीट करेंगे ये सब्सटेंस यहां से एमिट करने लग जाएगा रेडिएशन। क्या छोड़ने लग जाता है? या तो ये रेडिएशन एमिट करेगा और या एब्जॉर्ब, ये कह सकते हो आप। एब्जॉर्ब और एमिट दोनों बोलो एक साथ। ये रेडिएशन एमिट करता चला जाएगा यहां से। पहली बात तो ये जो मैंने तुम्हें बताई, पहली बात तो ये जो तू, और दूसरी बात यहां पे आती है क्या, कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे, यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो ये जो रेडिएशन निकल रही है इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? फ्रीक्वेंसी लो से क्या होती चली जाएगी? हाई होती चली जाएगी, ठीक है? यानी कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब हीट किया जाए तो वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देगा, एमिट या एब्जॉर्ब, और फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, लो से हाई चली जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात यहां से? और ब्लैक बॉडी वो सब्सटेंस होगा जो चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की, चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की कोई भी रेडिएशन इसको दी जाए, ये तो सारी एमिट कर लेगा या सारी एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ आ रही है मेरी बात? एमिट कर लेगा या सारी एब्जॉर्ब कर देगा, एमिट कर देगा या एब्जॉर्ब कर लेगा सारी।
ब्लैक बॉडी वो सब्सटेंस हो गया, यानी कि वो बॉडी हो गई, वो ऑब्जेक्ट हो गया जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है या सारी रेडिएशन को एमिट कर सकता है, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, मायने नहीं रखती। क्लियर हो रही है मेरी बात? सो यहां पर ये कंसेप्ट तुम्हारा लग रहा है, तो इस चीज से मैं तुम थोड़ा सा होल्ड डाउन रखो, ये सारी बातें तुम्हें समझ आने लग जाएंगी। यहां पे लिख सकते हो व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस, या फिर सॉलिड बॉडी बोलो, व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज हीटेड इट एमिट्स और एब्जॉर्ब, या एमिट लिखो, इट एमिट्स रेडिएशन of wide range of frequency or wavelength। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और ब्लैक बॉडी क्या होती है? अ ब्लैक बॉडी which can, एक ऐसी बॉडी which can absorb all types of, absorb और emit दोनों लिख लो, which can absorb और emit all type of radiations irrespective of frequency और wavelength is called black body। उसको अपन बोलेंगे ब्लैक बॉडी। इसको ना और डीप में तुम्हें ले जाके बताता हूं कि कैसे सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। एक बार यहां तक नोट कर दीजिए कि दो बातें तुम समझ गए होगे जो मैंने पहले डिस्कस की, कि एक सॉलिड बॉडी को हीट करो, वो एमिट करना शुरू कर देगी रेडिएशंस को, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उसकी धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगी। नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हें यहीं पे लिख सकता हूं, हटा रहा हूं यहां से टॉपिक, क्या इसकी नेक्स्ट बात, as the temperature rises the frequency of radiation goes from low to high frequency। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने पर। दैट इज अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्टीफन। अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्टीफन, जोसेफ स्टीफन क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी की पावर 4, यानी कि टेम्परेचर की पावर का 4 गुना जब तुम लोगे, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली बढ़ाता जाएगा। समझ रहे हो? जोसेफ स्टीफन, सॉरी फ्रीक्वेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी लिखोगे, फ्रीक्वेंसी इट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली, यहां पर इंटेंसिटी वर्ड को मैं विजिबिलिटी से काउंट कर सकता हूं, यानी कि विजिबिलिटी से हम इसको कर सकते हैं डिफाइन, विजिबिलिटी से इंटेंसिटी को आप कंपेयर कर लो। तो आप यहां से क्या अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, किसी भी सॉलिड बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। सो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेवलेंथ का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। समझ रहे हो ना? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ना,
तो यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन द लैम्बडा, जो कि इनवर्सली है। तो इस रिलेशन से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आपकी वेव लेंथ मैक्स होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, रेसिप्रोकल होगी, कि वेव लेंथ क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो हम एक सॉलिड बॉडी, जो मैं बोल रहा हूं बार बार, उसको मैं अब रिप्लेस करने वाला हूं एग्जांपल से, तो तुम्हें ज्यादा समझ आ जाएगा। अब यहां से ये सारी थ्योरी एक बार लिख लो, लिख ली, सारी लिख ली ना। अब मैं इस सारी को एक आयरन की रोड लूंगा या एक आयरन लोहार बना दूंगा अब तुम्हें, और लोहार बना करके हीट करेंगे हम किसको, लोहे को, ठीक है। और देखो क्या करते हैं। चलो उतार लिया तुम सभी ने, हटाऊं हटाऊं इसे, ठीक है। बनो रे, ये देखो, ये कोई रोड है जिसको आप हीट करेगा हमारा सुनार, सुनार तो करता नहीं है, लोहार, लोहार को क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ। जैसे ही वो हीट करता है मान लो रोड को, रोड सबसे पहले टेम्परेचर को गेन करेगी, टेम्परेचर में हीट गेन कर जाएगी। हीट को जैसे जैसे गेन करती जाएगी, सबसे पहले कौन सा कलर अपीयर होता है लोहे पे, रेड होता है। अच्छा, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ अच्छी होती है, अरे बोलो। अगर मैं रेड कलर को वेवलेंथ के नजरिए से कंपेयर करने लग जाऊं किसके साथ, ब्लू के साथ, तो जीत किसकी होगी, रेड जीत जाएगा। अच्छा, वहीं मैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे रेड कलर को कंपेयर करने लग जाऊं ब्लू कलर के साथ, तो कौन जीत जाएगा, तो ब्लू जीत जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होना। नहीं समझे हैं, आ गया समझ में? और वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर पे कम होने। तो जब सुनार गर्म कर रहा होता है तो कम टेम्परेचर पे रेड कलर आ जाता है आपका, फिर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया है नहीं बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो कौन सा कलर आ गया आपका, ब्लू आ गया है। और फिर वो टेम्परेचर बढ़ गया तो कौन सा कलर आ जाता है लोहे में, सफेद हो जाता है, वो कैसा अपीयर होने लगता है। यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, तो अब कौन सा कलर आ गया, व्हाइट आ गया। तो एक बात तुम्हें समझ आ रही होगी कि रेडिएशन जो है, जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसमें एनर्जी भरी पड़ी है। मेरी बात समझने की देखो कोशिश करो। कम एनर्जी ले रखी है तो रेड कलर आ गया, ज्यादा एनर्जी ले ली तो ब्लू कलर आ गया, और ज्यादा एनर्जी ले ली तो व्हाइट कलर आ गया। तो यही बात तो आपको समझाना चाहता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन, ये ब्लैक बोर्ड, ये बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है बताना, एटम से। एटम के जो इलेक्ट्रॉन वो भी किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी कि कंटिन्यूअसली जो आप एनर्जी दे रहे हो वो खा कौन रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। एक पर्टिकुलर जगह पे घूम रहा था, एनर्जी बढ़ते ही दूसरी जगह गया, रेडिएशन एमिट हुई, और वो रेडिएशन कम एनर्जी पे क्रिएट होगी तो कैसी दिखेगी, हाई एनर्जी पे क्रिएट होगी तो कैसी दिखेगी, ब्लू। समझ में आया नहीं आया, कंपेयर कर पा रहे हो? सो एटम क्या है, स्टेबल है। जब वो अपनी ओरिजिनल सेल में घूम रहा होगा, ओरिजिनल जगह पे घूम रहा होगा, कोई रेडिएशन एमिट ही नहीं करेगा। समझ आ गई मेरी बात? जब रोड को आपने हीट नहीं किया, एनर्जी दी ही नहीं, कोई भी एनर्जी नहीं दी तुमने, तो वो तो अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में घूम रहा था, कोई रेडिएशन दिखाई नहीं रहा। जब तुमने हीट कर दिया, उसने अपनी जगह छोड़ी होगी, अपनी कम एनर्जी खाई तो छोटी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चला गया, ज्यादा एनर्जी खा गया तो और दूसरी जगह पे चला गया, और ज्यादा एनर्जी खा गया फिर अगली जगह पे चला गया। और इस पूरे प्रोसेस में जब वो जगह बदल रहा था तो रेडिएशन एमिट कर रहा था। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझ पा रहे हो? रिलेट करो, रिलेट। एक है स्टेबल आयरन की रोड, और एक है जिसमें आप कंटिन्यूअसली एनर्जी बढ़ाए जा रहे हो। अगर मैं उसी एनर्जी को वापस निकाल लूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और फिर से रेडिएशन एमिट करेगा, फिर पकड़ में आ जाएगा। नहीं समझे या नहीं समझे? अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में एनर्जी छोड़ेगा ही नहीं, कोई रेडिएशन ही नहीं आएगी। सो ब्लैक बॉडी से क्या क्लियर करना चाहता हूं, समझ गए ना तुम? एनर्जी को कंपेयर करवा रहा है एटम के पर्टिकुलर ऑर्बिट के साथ। ऑर्बिट यहां पर क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है। मेरे ख्याल से घुस गई दिमाग में बात। यानी कि जहां कहीं भी एटम का इलेक्ट्रॉन जहां कहीं भी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, जिस भी जगह घूम रहा है, फॉर एग्जांपल वी कंपेयर हियर कि इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एमिट नहीं कर रहा, कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा यहां तक, ठीक है, घूमता रहेगा।
यानी कि फिक्स एनर्जी होगी। क्या होगी ये? फिक्स एनर्जी, नो रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। अब जैसे ही तुमने इसको दे दी एनर्जी, क्या दे दी? एनर्जी। आपने बढ़ा दी, हीट कर दिया इसे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करके अपनी दूसरी जगह में चला जाएगा। समझ में आ गया ना? यहां तो कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा था ये जब अपनी ओरिजिनल जगह पे घूम रहा था, लेकिन जैसे ही जंप करके गया अगली में, रेडिएशन छोड़नी शुरू कर दी। क्या कर दी? शुरू कर दी रेडिएशन। तुमने थोड़ी एनर्जी दी तो छोटे वाले शेल में चला गया, अगले शेल में। तुमने ज्यादा दे दी, भाई यहां जाने की बजाय यहां पहुंच गया। समझ में आई या नहीं आई बात? तुमने और ज्यादा दे दी, तुम माने ही नहीं, बदतमीज किस्म के थे तुम। बदतमीज नहीं है वो, क्या क्या बोलते हो, शरारती, नोटी नोटी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं गया, ये बाहर ही निकल गया, इससे पार निकल गया। नोटी नोटी, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो आयनाइज्ड हो गया। क्या हो गया है? न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर हो गया। आया समझ में? नहीं आया? तो डिफरेंट एनर्जी एमिट हो रही है, क्योंकि फिक्स एनर्जी तो अपनी जगह पे तो कोई देगा ही नहीं वो। तो ब्लैक बॉडी क्या है? जो आने वाली हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है या एमिट कर देती है। अब तुम देख रहे हो ना, ब्लैक बॉडी कुछ लिमिट तक आयरन एक ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन मान के चले हुए हम ब्लैक बॉडी है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का काम क्या? सारी एब्जॉर्ब कर लेगा वो। तो ऐसी कोई बॉडी मिल सकती है जो सारी एब्जॉर्ब कर ले या सारी एमिट कर दे? ऐसे मिल नहीं सकती। आयरन को मान लिया आयरन इज ए ब्लैक बॉडी, कंपेयर करके देखा तो ऐसे ऐसे होने लगा। तो ब्लैक बॉडी के अंदर सबसे पहले आप यही लिखोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर एक ऐसी बॉडी जिसको जब हीट करते हैं तो सारी टाइप्स की, चाहे कितनी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन लेकर आओ, वो सारी एमिट या एब्जॉर्ब कर सकता हो। इसको द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आ गया समझ में? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इंटेंसिटी को मैंने यहां पर बोला विजिबिलिटी से कंपेयर करो। पहले कौन सा कलर दिखा, फिर कौन सा दिखा, फिर कौन सा दिखा? हाई एनर्जी पे कौन सा कलर दिख रहा है? उससे कम एनर्जी पे, सबसे कम एनर्जी पे। और एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी दैट मींस उसकी फ्रीक्वेंसी भी। नहीं समझे? अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा होगी भैया? फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही, वीडियो को स्लो मोशन में ले जाओ। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, एक काम करो, पीछे वाले लेक्चर पढ़ के आओ, फिर और ज्यादा समझ आएगी ये वीडियोस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सारे। तो ब्लैक बॉडी तो मेरे ख्याल घुस गई दिमाग में, आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। अच्छा, इस चीज को ना तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में एक चीज करके और लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में एक चीज करके लिखा हुआ है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। अच्छा, वेव तो मैंने तुम्हें बताई थी ना, बताना कैसे चलती है वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मुझे बतानी हो। हाउ यू कैरेक्टराइज द वेव? एक वेव को कैरेक्टराइज करने के लिए किन फैक्टर को यूज करते हो? बताना एक बारी। यस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वेव नंबर। 5 ही थे? एक कौन सा था? एम्पलीट्यूड, यही था ना? ये 6 फैक्टर थे जिनके बेस पर आप बताते थे। फिर इन साइंस वालों ने तुम्हारा और भी आसान काम कर दिया। साइंस से क्या निकाल दिया? इन 6 में से 2 टुकड़े निकाल दिए, लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो किसके इक्वल आ गया था? वेलोसिटी ऑफ लाइट के। यही था ना कि यानी कि लैम्बडा और इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट के। इससे एक बात तो समझ आई गई थी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। अच्छा, एक चीज यहां से मैं कन्वर्ट करता हूं, देखो ध्यान से। वेलोसिटी तो कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कांस्टेंट होती है। तो इस कांस्टेंट को हटाऊंगा तो इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये आ गया न्यू, यानी कि जिस भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ उसकी कम होगी। और अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एनर्जी के। किसके? समझ में आ गया ना? किसके होती है? और यही बात लेकर के अब आ गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है, जब किसी ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं, हीट अप किया जाता है, तो वो एमिट करती है डिफरेंट टाइप्स, वाइड रेंज ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी।
तो ये कहता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप हीट करते हो तो जो रेडिएशन आ रही होती है वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी खा के रहती है, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। व्हेन अ बॉडी